हाय गाइस। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे बर्गर किंग के आईपीओ का और देखेंगे बर्गर किंग को एज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो बर्गर किंग के आईपीओ से पहले लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा समझते हैं बर्गर किंग के बारे में। बर्गर किंग जैसे आपको पता है दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी बर्गर की रेस्टोरेंट ब्रांड है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ब्रांड है, सेकंड सबसे बड़ी आफ्टर मैकडोनल्ड्स। और 18,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट इसकी पूरी दुनिया में है। इंडिया में दे स्टार्टेड अराउंड 14 नवंबर एंड अभी ये लोग इंडिया में काफ़ी एक्सपैंड कर चुके हैं। अराउंड 100 इनके आउटलेट्स हैं इंडिया में। तो गाइस एक बार जल्दी से आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद फिर एनालिसिस करेंगे। तो इसका आईपीओ 2 दिसंबर को आ रहा है और 4 दिसंबर को क्लोज़ होगा। नेक्स्ट इसके आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होगी। अगर आपको फेस वैल्यू को थोड़ा समझना है कि क्या होता है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बता दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आईपीओ प्राइस वुड बी 59 to 60 रुपीज़ एंड मार्केट लॉट वुड बी 250 शेयर्स। यानी आपको 250 शेयर्स एक साथ खरीदने होंगे और 60 रुपीज़ के खरीदने होंगे। 59 का तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो 16 × 250 इज़ 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये आपको मिनिमम एक लॉट में लगाना है इसके शेयर लेने के लिए, और ये NSE BSE दोनों पे आएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये शेयर मार्केट में डालने के बाद 60% रह जाएगी, विच इज़ ओके, क्योंकि मिनिमम 75% तो उनको करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं इसकी जो लिस्टिंग होगी फाइनल वो 14 दिसंबर को होगी मार्केट के ऊपर। तो हम इसे दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आईपीओ के पर्सपेक्टिव से भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर एक बार लिस्टिंग हो जाती है आपको उसका शेयर नहीं मिलता तो क्या आपको इसे लंबे समय के लिए लगाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले कंपनी क्या करती है। कंपनी एक बर्गर फास्ट फूड चेंज है। कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसे कहते हैं QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अब ये समझते हैं कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है वो एज अ इंडस्ट्री कैसा है एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल रेस्टोरेंट। ठीक है, नॉर्मल रेस्टोरेंट से कैसे अलग है और क्या उसका एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, और कैसे एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है वो नॉर्मल रेस्टोरेंट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आप उस रेस्टोरेंट में कुछ बेच रहे हैं। मान लीजिए आप बटर चिकन और बटर नान बेच रहे हैं, ठीक है, साथ में छोले भटूरे बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। अब इसमें आपको रेस्टोरेंट आप चलाते हैं तो आपको इशू ये आएगा कि मान लीजिए आपके एक दिन में 10 प्लेट बटर चिकन बिक गए और आपके 5 प्लेट छोले भटूरे बिक गए। इसमें अब आपको ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है कि जब आपके बटर चिकन 10 प्लेट गया तो उसमें कितने किलो आपका चिकन यूज़ हुआ, कितना प्याज यूज़ हुआ, कितना टमाटर यूज़ हुआ, कितनी XYZ हरी मिर्च यूज़ हुई, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई, कितना नमक यूज़ हुआ, कितनी मिर्च यूज़ हुई, है ना। तो आप वहाँ एक रेस्टोरेंट बिज़नेस जब भी आप एक ओन करते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है रेस्टोरेंट बिज़नेस में, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो मेथड ये होता है कि एक शीट बनाई जाती है जिसमें एक अंदाज़ा होता है कि इतने किलो चिकन में इतनी प्लेट निकल जानी चाहिए, लेकिन वो चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में लीकेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब इस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए रेस्टोरेंट ओनर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर रेस्टोरेंट ओनर्स खुद रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं या फिर बहुत सारा टाइम रेस्टोरेंट में स्पेंड करते हैं, बहुत सारे कैमरेज लगाते हैं, भरोसे के लोगों को रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग रेस्टोरेंट रन करते हैं वो उन्हें स्केल करने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट चेन्स दुनिया में बहुत कम है और बहुत लिमिटेड होती है। अगर कोई फेमस रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी जाके वो चेन खोलता है, और वो भी उसके 4-5 रेस्टोरेंट की चेन होती है। जैसे आप दिल्ली में करीम्स, नज़ीर ले लीजिए, ये फिर भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने चेन्स थोड़ी बहुत खोल रखी है, पर मोर और लेस रेस्टोरेंट्स आर नोन टू बी इंडिविजुअल प्लेयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके बहुत सारे ज़्यादा केसेस में होते हैं। लेकिन QSR में दोस्तों क्या होता है कि QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में एडवांटेज बहुत बड़ा होता है कि ज़्यादातर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एक ब्लॉक ऑफ एक प्लग एंड प्ले मॉडल से चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आपको पता है कि एक अगर आपको बर्गर बनाना है, जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल बर्गर किंग का,
तो रेस्टोरेंट के ऊपर बर्गर किंग वाले को टिक्की एक पीछे से आएगी फ्रोज़न, उनको 2 बन आएंगे, उनको कुछ फिक्स क्वांटिटी में प्याज मिलेगा, जो भी उसमें अंदर चीज़ जाएगी वो इंग्रेडिएंट आएगा। उनको प्याज भी आएंगे तो किलो के दाम पे नहीं आएंगे, मतलब ऐसे सर्कल्स में आएंगे कि एक गोल कटा हुआ प्याज ऐसे 10 आज काटे, इस हिसाब ऐसे इनका हिसाब होगा। तो इसमें क्या होता है कि आप पीसेस, नंबर ऑफ़ पीसेस में डील करते हो कि आपके पास मान लो 50 बन एक दिन में आए रेस्टोरेंट में, आपके पास 10 आलू टिक्की की टिक्की आई, आपके पास 50 चिकन बर्गर की टिक्की आई, तो आप बहुत इजीली मैच कर सकते हो कि आपका जो दिन में सेल हुआ वर्सेस आपने जो सप्लाई दी उसमें क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा है। तो इसमें आपका ऑपरेशन बहुत इजी होता है, मैनेजमेंट बहुत इजी होता है, आपको रेस्टोरेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह ये नोट कर लो आपने क्या क्या रेस्टोरेंट में भेजा, और शाम को आप इजीली नोट कर सकते हो कि क्या क्या बिका और क्या अकाउंटिंग सही है कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों QSR रेस्टोरेंट्स जैसे मैकडी, डोमिनोज और बर्गर किंग, ये सब बहुत स्केलेबल मॉडल्स होते हैं, तो इसको आप स्केल करके बहुत बढ़ा सकते हो, इसलिए ये पूरी दुनिया में चलते हैं। और एक एक कंपनीज इनको पूरी पूरी सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेज इनकी खोल लेती हैं। तो गाइज आई थिंक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का एक ये एडवांटेज है। दूसरा ये एडवांटेज है कि इनका जो होता है डिलीवरी टाइम बहुत कम होता है, मतलब रेस्टोरेंट में इनका प्रिपरेशन टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि इनके मॉडल ही ऐसा होता है कि ये तुरंत बस प्लग एंड प्ले करके खट 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 आपको दे देंगे जो भी आपको खाना है। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड में 2 मिनट में मिल जाता है, 5 मिनट में मिल जाता है। तो इससे ये होता है कि जब आप कम टाइम लेते हो तो जो टाइम आप एक कस्टमर पे वेस्ट कर रहे हो वो बहुत कम होता है। जबकि नॉर्मल रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट आता है, बैठ ही जाता है आपके रेस्टोरेंट के ऊपर, कभी जाता ही नहीं है भाई वो छोड़ के। तो इससे दिक्कत ये आती है कि जो आप पैसा कमा रहे हो एक कस्टमर से फॉर अ गिवन टाइम, आप कह सकते हो रेवेन्यू पर आवर, वो बहुत कम होता है रेस्टोरेंट में, जबकि बहुत ज़्यादा हो सकता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में, QSR में। तो QSR एज अ इंडस्ट्री आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू एक्सप्लोर। एंड इंडिया में QSR के 2 स्टॉक अभी लिस्टेड हैं। मैकडोनल्ड्स की साउथ की कंपनी है वेस्ट लाइफ, और डोमिनोज़ की पेरेंट कंपनी है जुबिलेंट। और जुबिलेंट का शेयर आपने देखा ही होगा, क्या उसने धूम मचा रखी है पिछले 10-12 साल में, माला माल किया है। देन नेक्स्ट अब बर्गर किंग पे आते हैं स्पेसिफिक। तो दोस्तों बर्गर किंग बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, और बर्गर किंग के IPO का या शेयर का सबसे बड़ा आई थिंक प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी खुलती है जो बहुत रेप्यूटेड होती है, जिसके प्रमोटर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिसकी एक फॉरेन वैल्यू होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई भी माइक्रो कैप स्मॉल कैप खुलता है तो उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें पता ही नहीं होती कि ये किसका है, क्या सीन है, इसको कौन रूल कर रहा है वगैरह वगैरह। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा है कितने सारे शेयर्स आए हैं। लेकिन दिस इज़ अ कंपनी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी कि एक स्मॉल साइज़ में हाई क्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में स्मॉल साइज़ विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ये कंपनी बहुत आगे पहुंच सकती है। और ये कंपनी की जो क्वालिटी है वो आपको एक लेवल ऑफ सेफ्टी देगी कि फ्रॉड नहीं होगा या आपका पैसा डुबाएगा नहीं। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें इसके बाकी कंपटीशन के साथ, तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जो आपका डोमिनोज़ है वो रूल करता है मार्केट को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू शेयर। अराउंड 20% ऑफ द रेवेन्यू QSR मार्केट का डोमिनोज़ के पास जाता है, और अराउंड 4% जो है वो फाइनली इनके पास आता है बर्गर किंग। तो बर्गर किंग का मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू इज ओनली 4%। तो दोस्तों इसे आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक काफ़ी कम है, बहुत कुछ करना है, दूसरा बहुत ज़्यादा स्कोप है। 4% से ये लोग 10% पे भी पहुंचा दे तो सीधा 2.5 गुना नहीं, कई गुना ग्रोथ है। नेक्स्ट आई थिंक अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम सोचें कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बर्गर किंग स्टैंड्स आउट एज़ कम्पेयर टू उसका जो मेन राइवल है मैकडोनल्ड्स। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है ये आपको आंसर करना बहुत ज़रूरी है स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपको ये सोचना है इस रेस में कौन जीतेगा और क्या दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, क्या कोई एक जीतेगा, एंड सो ऑन। तो
क्या बर्गर किंग कुछ अलग प्रोवाइड करता है जो मैकडोनल्ड नहीं करता, कुछ डिफ्रेंशिएट अपने आप को करता है? तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है बर्गर किंग के साथ वो ये है कि बर्गर किंग हाँ बहुत कुछ अलग प्रोवाइड करता है मैकडोनल्ड से। उसमें से नंबर 1 चीज़ है बर्गर किंग की पैकेजिंग। तो मैं पर्सनली बर्गर किंग से हमेशा इसलिए ऑर्डर करता हूँ मैकडोनल्ड के बजाय, क्योंकि बर्गर किंग आपको बर्गर्स पैक करके देखता है, उससे कभी चीज़ नीचे नहीं गिर रही होती है, कभी फैल नहीं रही होती है। वो आपको शेक्स ऐसे अच्छे ग्लासेस में देता है, प्लास्टिक के ही होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं कि उससे कुछ लीकेज नहीं है। और आपको कोक वो कभी भी उसमें नहीं देता ग्लास में, वो आपको हमेशा कैन देता है। तो इनका बहुत हाई फोकस है पैकेजिंग क्वालिटी के ऊपर। जबकि मैकडोनल्ड से जब भी मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने मंगवाया उसके बर्गर से चीज़ निकल रही होती है, पेपर गीला हो रहा होता है, कोक बह रही होती है एंड ऑल। तो पैकेजिंग अच्छे करने के वजह से आई थिंक इनकी जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है वो मोर अबाउट ये लोग चाह रहे हैं कि ये स्विगी और डोमिनोज पे रूल करना चाहते हैं, सॉरी स्विगी और जोमेटो पे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि फ्यूचर में आपके ज़्यादातर ऑर्डर्स जो आएंगे वो स्विगी जोमेटो पे फोकस्ड होंगे रैदर देन लोग वहाँ जा के खा रहे हैं, खासकर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में। तो ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा मेरे को लगता है कि अगर आप देखें इनके मेन्यू को, तो बर्गर किंग का जो मेन्यू है और मैकडोनल्ड्स का जो मेन्यू है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि मैकडोनल्ड्स आपको काफ़ी वैरायटी प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप ऑफ बर्गर की। यानी कि वो आपको एक आलू टिक्की देगा, वो आपको एक वेज देगा, वो आपको पनीर देगा, वो आपको चिकन देगा, वो आपको फ़िश देगा, रैप वैप देगा। आई थिंक बर्गर किंग में कंपैरेटिवली वैरायटी इन टर्म्स ऑफ जो टिक्की में क्या डलेगा उसमें वैरायटी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन बर्गर किंग की वैरायटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ बर्गर साइज़ एंड बर्गर में मतलब बहुत सिंपल उन्होंने एक मॉडल बना रखा है कि सस्ता मीडियम महंगा। जैसे उनका सबसे सस्ता बर्गर है उसे कहते हैं क्रिस्पी, तो अब क्रिस्पी में यू कैन आइदर टेक वेज और क्रिस्पी नॉन वेज। वैसे उनका एक सुप्रीम है, वैसे उनका उसके ऊपर एक वूपर है जो सबसे फेमस है उनका। ट्राई करिएगा कभी, बहुत अच्छा है। तो इन्होंने बहुत सिंपलिस्टिक रखा है। तो अब ये आई थिंक दोनों ही रेस्टोरेंट की अलग स्पेशलिटी है, ये इसमें कंपैरिजन करके बोलना मुश्किल होगा कि इसमें कौन स्टैंड आउट करता है। पर अगर आप देखें जो टॉप क्वालिटी बर्गर्स हैं, जो एक्सपेंसिव बर्गर्स हैं इसके बर्गर किंग के वर्सेस जो एक्सपेंसिव बर्गर है मैकडोनल्ड का, मेरे लिए क्लियरली बर्गर किंग का वूपर स्टैंड आउट करता है एज़ कम्पेयर टू से डबल टिक्की बर्गर इन मैकडोनल्ड। लेकिन जो लोअर प्राइसेस बर्गर है उसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड आ गया और उसकी एक्सपर्टाइज है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये मतलब काफ़ी डिफ्रेंशिएशन है, एक मोट है बर्गर किंग का अलग से, और एक कूल फैक्टर है उसके बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज की डेट में अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड आप बनाते हैं तो आप यू विल फील प्राउड इन टेकिंग हर टू बर्गर किंग। पर मैकडोनल्ड जाते हुए आपको थोड़ा सा ये फीलिंग आ सकती है कि चलो ये सस्ती जगह है, ये बहुत थोड़ी सी वैसी है जहाँ पे आप शायद उसे फर्स्ट डेट पे नहीं ले जाना चाहेंगे। मतलब आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग बट आई एम जस्ट सेइंग, एक पीयर प्रेशर में या एक वैसी फीलिंग में ऐसा लगता है लगता है मतलब वो कूलनेस फैक्टर मैकडोनल्ड से नहीं आती। तो सेम वही प्रॉब्लम मैकडोनल्ड फेस कर रहा है जो टाटा नैनो ने फेस की थी, कि उसकी ब्रांडिंग गलत होती गई और लोगों ने उसे इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि लोगों को लगा ये चीप है, इसमें ये बैठेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे कि ये नैनो चलाता है। तो बहुत ही सिमिलर रीजंस। अब बर्गर किंग के फाइनेंशियल्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है इस कंपनी की कि इसने अपने पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स खोल के रख दिए हैं सामने। ये बहुत ही पॉजिटिव है, रिजल्ट्स कैसे भी हों। लेकिन बहुत सारे आईपीओ मैंने देखे हैं अभी जिसमें लोग अपने फाइनेंशियल बताते ही नहीं हैं, पब्लिक ही नहीं करते हैं, 1 साल का देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ देते होंगे सेबी को, लेकिन पब्लिक नहीं करते हैं। पब्लिक करना कंपलसरी हमेशा लिस्टिंग के बाद होता है। तो फाइनेंशियल देखें तो इसके रेवेन्यू तो गजब से बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ, 3 गुना हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपने लॉसेस को घटाते जा रहे हैं, लॉस परसेंटेज को घटाते जा रहे हैं, और इनका पैट धीरे धीरे 0 के आसपास पहुंच रहा है। लास्ट 6 मंथ्स देखें तो -4%।
तो उम्मीद है पॉजिटिव आ जाएंगे जल्दी। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग निकालने की कोशिश करते हैं। बर्गर किंग की वेबसाइट पे मैं अभी हूँ, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो गाइस बर्गर किंग की वेबसाइट के ऊपर मैं देख रहा था इनका अबाउट सेक्शन। तो अबाउट बीके में मैंने आपको ये बता दिया 18,000 रेस्टोरेंट है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, यूएस से निकला, द होम ऑफ वूपर इनको कहते हैं। और हाँ, ये जो मैं आपको कह रहा था, इनका शेक बहुत लाजवाब पैकिंग में आता है और बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बर्गर किंग को आई थिंक मैकडोनल्ड से स्टैंड आउट करता है, वो है इनके फ्राइज़। आप सोच होंगे मैं क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, लेकिन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत लोग एटलीस्ट जिन्हें मैं जानता हूँ वो बर्गर किंग को मैकडोनल्ड के ऊपर इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी फ्राइज़ की क्वालिटी बेटर है। मैकडोनल्ड के थोड़े पतले पुराने से हो जाते हैं बर्गर, मतलब मरे वैसे होते हैं सॉफ्ट से। बर्गर किंग एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट अंदर से और बाहर से क्रिस्पी एंड हार्ड, बहुत सही रहते हैं। तो आई थिंक बर्गर किंग ने एक साफ़ सफाई वाला एक वो रखा है कि हमारे बर्गर साफ़ सुथरे हैं, पैकेजिंग अच्छी है, एक अच्छा स्टैंडर्ड बना के रखा है और अफोर्डेबल प्राइस में, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं बर्गर किंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलते हैं। तो अबाउट फ्रेश इन्वेस्टर्स में देखें और क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो मैंने बताया था 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्तों एक मेरे को डेंजर फैक्टर लगा जो शायद बहुत जगह आप लोग को मिलेगा नहीं, वो है इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो मैं एक सेकंड बैलेंस शीट पे इसकी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे गाइस मेरे को इशू या एक डेंजर ये लगा था कि इनका जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उसमें बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो इनकी रिसेंटली 1,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग हुई है, सॉरी 1,000 मिलियन रुपीज़ की। 1,000 मिलियन यानी कि 100 करोड़ के आसपास हो गया, है ना। 1 मिलियन 10 लाख, 1 करोड़ 100 करोड़ के आसपास। और इसमें से 609 इज टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू क्रेडिटर्स अदर दैन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड 220 करोड़ इज अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। तो गाइस ये एक मेरे लिए थोड़ा डेंजर साइन है कि कंपनी जब आईपीओ से पैसा उठा भी रही है तो क्यों उसके पास इतना लोन पड़ा है अराउंड 100 करोड़ का, जो कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब इट्स नॉट नेग्लेजिबल। बाकी अगर आप देखें ये सब काफ़ी सही है, लेकिन इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कैश फ्लो ज़रूर देखना चाहिए। तो कंपनी के बाद लॉस रहा है अराउंड 600 करोड़ का और 150 करोड़ का आखिरी 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, 18 और 19 में। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कंपनी का रहा है वो हम लोग देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 159 300, ओके ठीक है। काट कूट के टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के पास पॉजिटिव रहा है, सर ना, कंपनी के पास कैश आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंशियल रिपोर्ट आप भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताया। तो गाइज और कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को मिल नहीं रहा है। और एक चीज़ और देखते हैं इसमें जो मैं हमेशा करता हूँ, बर्गर किंग का सीईओ जो है और सीएफओ जो है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप ये एक चेक लगाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो बहुत सी फ्रॉड कंपनियां भी आप पकड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फ्यूचर में। तो राजीव वर्मन इनको लीड करते हैं। आइए इनकी थोड़ी प्रोफाइल देखें क्या करते हैं ये भाई साहब। तो राजीव वर्मन सीईओ एट बर्गर किंग इंडिया है। इनका अच्छा खासा बर्गर किंग का 13 साल का एक्सपीरियंस है, एसवीपी वीपी सीनियर डायरेक्टर सब कुछ ये रहे हैं और 2000 से इस कंपनी को लीड करें जब वो कनाडा में थे, तो काफ़ी सही है।
और इससे पहले वो टैको बेल में भी काम कर चुके हैं एंड MBA है उनके पास। और अगर आप बर्गर किंग के CFO को देखें तो तन्मय कुमार इनके CFO का नाम है। इनका बैकग्राउंड देखें एक बार, तो बहुत शानदार। इनका भी पूरा फूड इंडस्ट्री का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, यम्मी ब्रांड्स, पेप्सिको एंड सो ऑन। DPSR के पुरम से पढ़े हुए हैं और DU से। तो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्वालिटी एंड बहुत ही उम्मीदें हैं इस IPO से। मेरे ओपिनियन में IPO सब्सक्राइब करना है कि नहीं, ये आप सेकेंड डे के बाद बेस्ड ऑन कितना % सब्सक्रिप्शन हुआ है डिसाइड कीजिएगा। अगर डे 2 के एंड में जब आप न्यूज़ पे गूगल में टाइप करें बर्गर किंग IPO सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन आपको पता चले कि डे 2 के एंड में से 150-200% हो चुका रिटेल कैटेगरी में, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर 50-60% हुआ है तो मत कीजिएगा। तो IPO का तो फंडा ये होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से दिस इज़ अ मस्ट इन्वेस्ट एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कंपनी बहुत अच्छा मेरे ओपिनियन में करेगी। बाकी आप प्लीज़ अपनी समझ के हिसाब से इसमें डिसीजन मेकिंग करिएगा। और गाइस एक लास्ट चीज़, वैल्यूएशन में इसका क्योंकि अर्निंग्स अभी नेगेटिव है तो इसका P रेशियो निकालना इस पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका आपको एक कंपैरिजन करके बताऊंगा प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसे है मार्केट के हिसाब से। प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो डोमिनोज यानी कि जो ब्लाइंड फूड वर्क्स का अराउंड 8 है और मैकडोनल्ड्स यानी कि मैकडोनल्ड्स की कंपनी जो कंपनी इंडिया में मैकडोनल्ड्स को ऑपरेट करती है साउथ इंडिया में, साउथ एंड वेस्ट में, वेस्ट लाइफ, उनका अराउंड 4 है। और इनका जो IPO में इन्होंने जो प्राइस रखा है उसके हिसाब से जो इनका प्राइस टू सेल्स आता है डैट इज़ अराउंड 2.2 समथिंग। तो अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी को इन्होंने सस्ता ही रखा है क्योंकि अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग है। तो गाइस वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड और आई थिंक ये IPO एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक आपको इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और आई विल कम बैक एंड शेयर more IPO reviews with all of you. Thank you guys.